इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सीडीपी के जो क्वेश्चन से 3rd मार्च को आए हुए उनसे रिलेटेड। ठीक है ना। फर्स्ट है हमारा, एक आम आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उससे पृथक है जो में प्रयुक्त होती है। ठीक है ना। एक आम आदमी की जो पुनर्बलन और दंड की समझ है किससे पृथक है, किससे पृथक है, उस सिद्धांत में आए हुए पुनर्बलन और दंड शब्द से पृथक है। ठीक है ना। अब हमें वो सिद्धांत बताना है, कौन सा है वो सिद्धांत जिसमें पुनर्बलन और दंड शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग। सभी जानते हैं जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने क्या किया है, चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया है। इन्होंने स्पेशली क्या किया, आरएस थ्योरी इनकी सिद्धांत को कहते हैं। इसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि चूहा क्या कर रहा है, वहां पे अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है ना। उछल कूद कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। ठीक है ना। स्टिमुलस उसे नहीं दिखता है, लेकिन क्या है, उसके सामने जो रिजल्ट प्रस्तुत होता है, रिजल्ट के रूप में जो भोजन प्रस्तुत हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से वो क्या है, उसका स्टिमुलस है। तो इन्होंने बताया जो आरएस थ्योरी है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अनुक्रिया करना है। अनुक्रिया करिए और आपको जो रिजल्ट प्रस्तुत होगा, अब ये रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि आप वहां पे पुनर्बलित हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है ना। पुनर्बलन और जो दंड शब्द का है वो इन्होंने कैसे यहाँ पे परिभाषित किया है, अगर जो रिजल्ट है आया हुआ है आपका, अगर उस रिजल्ट आपका पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है ना, रिजल्ट से अगर आप सेटिस्फाई है, आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं कि हाँ मैं सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पुनर्बलित हो रहे हैं। यानी कि फिर आप क्या करेंगे, उस वांछित कार्य को, यानी कि वो भाग दौड़, वो अनुक्रिया क्या है, बार बार दोहराएंगे। ठीक है ना। यानी कि वांछित कार्य को करने की क्रिया क्या कहलाती है, पुनर्बलन कहलाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने पुनर्बलन को परिभाषित किया है। अब अगर बात की जाती है जो रिजल्ट है, अगर आपसे क्या है, आप उससे क्या सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको क्या हो रहा है, उससे दंड प्राप्त हो रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है, कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे उस कार्य को करना छोड़ देंगे, रोक देंगे उसको वहीं पर। ठीक है ना। आप उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है ना। आप उस कार्य को आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको उस कार्य को करने से क्या आ रहा है, उसका जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, आपको उससे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या है, पुनर्बलन और दंड दोनों शब्द को परिभाषित किया है। ठीक है ना। कार्य को दोहराना पुनर्बलन, कार्य को रोक देना दंड। ठीक है ना। इस तरीके से नेक्स्ट अगर बात की जाती है आपके संकेत अधिगम, ठीक है ना, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें जो आपके स्किनर है, इन्होंने दोनों शब्द को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अगर बात की जाती है संकेत अधिगम, तो इसमें इन्होंने क्या है, गैगने का सिद्धांत है ये संकेत अधिगम, जो अधिगम सिद्धांत के इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं, उसमें से पहला इनका संकेत अधिगम है। इसके माध्यम से इन्होंने ये बताया है कि हम क्या है, शिक्षा को क्या है, संकेत के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि प्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना। शिक्षा जो होता है मतलब संकेत के माध्यम से भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप चौराहे पे क्या है, रेड सिग्नल अगर चालू हो जाता है तो लोग अपनी गाड़ियों को रोक देते हैं। ठीक है ना, रुक जाते हैं। ठीक। ग्रीन सिग्नल ऑन हो जाता है तो लोग क्या है, चलना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से भी संकेत के माध्यम से भी अधिगम होता है, मतलब इनका कहना ये है, जो अधिगम है वो संकेत के माध्यम से भी होता है। ठीक। अगर बात की जाती है आपके 3rd अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन, इसमें क्या होता है, जैसा कि आपके पता है कि आईपी पावलाव ने दिया हुआ है अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, भोजन के माध्यम से कुत्ते के मुंह में क्या आ रही, लार आ रही है। ठीक है ना। फिर उन्होंने भोजन के साथ घंटी को देना स्टार्ट किया और कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या किया, लास्ट में सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह में क्या कर गई, लार आ गई। ठीक है ना। यानी कि सीएस ने किसको वो किया, जो आपका कंडीशनल स्टिमुलस है, उसने क्या, सीआर को क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक है ना। कुत्ता क्या कर रहा है, सीआर कर रहा है, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स कर रहा है। इन्होंने क्या किया, कंडीशनल स्टिमुलस किया। ठीक है ना। यानी कि घंटी बजाई और एक कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इस सिद्धांत पे इन्होंने बात की थी। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे पुनर्बलन और क्या है, दंड से लेकर के बात नहीं की है। 4th ऑप्शन है जो आपका सामाजिक अधिगम जो है, सोशल लर्निंग। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सोशल लर्निंग में, सोशल लर्निंग जो आपका अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है, इन्होंने पुनर्बलन शब्द को क्या है, प्रस्तुत किया है, पर इन्होंने दंड को प्रस्तुत नहीं किया है। पुनर्बलन इन्होंने कैसे किया है कि आप जो अवलोकन कर रहे हैं, इन्होंने 3 जो मूवी दिखाई बच्चों को, वो क्या है, तीनों क्या है, उन्होंने जैसा अपने सामने देखा, प्रेजेंट किया, उन्होंने उसी का क्या है, अवलोकन करके अपने व्यवहार में उतारा, उसको क्या किया, सीखा, उसका क्या कर रहे हैं, बार बार व्यवहार में ला रहे हैं उसको। ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, पुनर्बलन का कार्य हो रहा है, कार्य को दोहराना पुनर्बलन है। ठीक है ना।
तो इस तरीके से क्या इन्होंने भी क्या है मतलब दंड को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ पुनर्वलन को किया। तो आपका जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सेकेंड बात की जाती है, बच्चे को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर अलगाव उत्सुकता काफी कम हो जाती है, ठीक है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा किस आयु एज में क्या होता है, अलग हो जाता है, तो उसे उतनी तकलीफ नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप समझते हैं यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करते हैं जो इसके ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ष, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जो आपका 3 से 4 साल के वर्ष के होते हैं बच्चे, उनमें क्या होता है वो स्टेज, जैसे वो 3 साल के हुए उनमें क्या होता है बाल्यावस्था स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। जो शैशवावस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, बाल्यावस्था 3 से 4 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है, जैसे वो बच्चे 3 साल के होते हैं, पहली बात तो अपनी माँ की गोद से उतरना सीख जाते हैं अच्छी तरीके से, मतलब माँ के जो प्रति लगाव रहता है उनका यहाँ से क्या होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, वो उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का तो उनकी जो सोशल जैसे सामाजिक रूप से उन्मुख होते हैं, समाज की ओर उन्मुख होने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि मतलब क्या है समाज में लोगों से मिलना जुलना, मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ 3rd साल के जो अगर बच्चे हैं उतने ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी क्या होता है उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, दोस्तों से मतलब क्या होता है मिलना, मतलब चीजों को समझने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है उनका जो माँ से अलगाव होता है थोड़ी, मतलब इस तरीके से रह सकते हैं वो, तो उनकी यहाँ पे अलगाव उत्सुकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है अलगाव उत्सुकता की, तो वो आपका 3rd एज हो जाएगी, ठीक है ना, 3 साल से हो जाएगी, ठीक है ना। फोर्थ फिफ्थ में भी होती है, ज्यादा हो जाती है, लेकिन शुरुआत हो जाती है 3 साल से ही, ठीक है ना। बच्चा समाज की ओर उन्मुख होना यहाँ से शुरू कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बुद्धि लब्धि में क्या मापा जाता है, ठीक है ना। सामान्य बुद्धिमत्ता, एस कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्ट योग्यता, तार्किक और भाषाई बुद्धिमत्ता, ठीक है ना, भावात्मक बुद्धिमत्ता। तो आप सभी को यहाँ पे पता है कि सामान्य जो बुद्धिमत्ता है उसके अंतर्गत हमारे जितने भी मानसिक क्रियाकलाप आते हैं, ठीक है ना, मतलब जो मानसिक क्रियाकलाप के अंतर ये नहीं है कि एक ही चीज आ रही है, ठीक है ना। आपकी जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता वो भी आ जाएगी, जो तार्किक है वो भी आ जाएगी, भाषाई है वो भी आ जाएगी सामान्य बुद्धिमत्ता के अंतर्गत। लेकिन विशिष्ट बुद्धिमत्ता की बात की जाती है तो सिर्फ आपका स्पेसिफाई वही वर्ड, वही मतलब फील्ड आएगी जो आप जिस फील्ड में आप क्या है, जिस फील्ड में आप मास्टर हैं, ठीक है ना। अगर कोई गायक है तो सिर्फ क्या गायक की बुद्धि बस मापी जाएगी क्या, कि आप इतना सुंदर गा लेते हैं या मतलब कि इसमें आपकी योग्यता ये है, तो ऐसा नहीं है। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना, आईक्यू में क्या मापते हैं, जनरल इंटेलिजेंस को मापते हैं, यानी कि सामान्य जो बुद्धिमत्ता है उसको आपको मापी जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धिमत्ता हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है, कौन सी एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो आपको बता दें प्रोजेक्टिव मेथड में कुछ ऐसी विधियां हैं, ठीक है ना, जो आपके क्या है आती हैं। जैसे आपका इंक ब्लॉट है, रोड्स इंक ब्लॉट परीक्षण जो आता है, ठीक है ना। सेकेंड आपका जो आता है सेंटेंस कंपटीशन जो आपका है टेस्ट, यानी कि वाक्य पूर्णता परीक्षा है। थर्ड आपका आता है विषय मूल्यांकन, ठीक है ना, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आता है। एक आपका आता है शब्द वाला आता है, शब्द पूर्णता वाला परीक्षण आता है, लेकिन आपका शारीरिक परीक्षण इसमें प्रोजेक्टिव मेथड में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत नहीं है, संप्रत्ययवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, रचनात्मकवाद। तो व्यवहारवाद सभी को पता है कि जो आपके थॉर्नडाइक है, जो आपके स्किनर हुए हैं, पावलाव हुए हैं, इन्होंने व्यवहारवाद के ऊपर सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाती है संज्ञानात्मकवाद की तो आपको पता है, सबको अच्छी तरीके से पता है, जो आपके जीन प्याजे है वो संज्ञानवाद से है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक पर भी सिद्धांत दिए, ये भी एक अधिगम का ही सिद्धांत है। रचनात्मकवाद की बात की जाती है, रचनात्मक है संरचनात्मकवाद, ये भी आपका क्या है एक अधिगम का सिद्धांत है। लेकिन संप्रत्ययवाद क्या है, कोई भी अधिगम का सिद्धांत नहीं है। और इसके जो है रचनात्मकवाद के है जो प्रवर्तक वो है आपके जेरोम ब्रूनर। इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से बताया है कि अगर आप बच्चे को क्या है ज्ञान दीजिए, बच्चे को बेसिक ज्ञान दीजिए, अगर आप कंप्यूटर के बारे में सिखाना चाह रहे हैं तो उसके सारे उपकरण से उसको परिचित कराइए। जब बच्चा सीख जाएगा तो उसकी त्रुटियां क्या हो जाएंगी, वहां पे नहीं होंगी, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चे को अगर आपको ज्ञान देना है तो आप क्या करिए, आप वहां पे बच्चे को बेसिक ज्ञान दीजिए और सारी चीजों के बारे में वहां पे बताइए। ये कहा गया कि यानी कि बच्चे को ज्ञान देना क्या है, जरूरी है, ज्ञान का निर्माण करना जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपना एक वक्र भी दिया है, संरचनात्मक अधिगम वक्र भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो आपका संप्रत्ययवाद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका
छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में के रूप में संलग्न होना चाहिए। किस रूप में बच्चों को क्या है अधिगम, अगर बच्चे को सीख रहे हैं तो किस रूप में उन्हें संलग्न होना चाहिए, जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय में संबंधित है, जिससे क्या हो बच्चे किस रूप में मतलब अधिगम करें जिससे क्या हो वो समस्या को सुलझा सके, यह समस्या सुलझाने का कौशल डेवलप कर सके। ठीक है ना, तो किस रूप में संलग्न हो, क्या संचार के अनुभव के रूप में, क्या प्रासंगिक अनुभव के रूप में, क्या कार्य अनुभव के रूप में, क्या या सहयोग अनुभव के रूप में। तो इसमें क्या होगा, प्रासंगिक अनुभव के रूप में। ठीक है ना, क्यों प्रासंगिक अनुभव यानी कि सांदर्भिक अनुभव, यानी कि जो समस्या है, जिस चीज से रिलेटेड समस्या है, ठीक है ना, जो वहां चल रहा है, उस रूप में आपको क्या करना है, समस्याओं के सॉल्यूशन सॉल्व करना है, मतलब कि समस्या को समाधान करना है। ठीक है ना, अगर बात की जा रही है ए के बारे में, ए पर्सन के बारे में, तो आपको ए के बारे में ही बताना है। ठीक है ना, आपको जेड के बारे में नहीं बताना है। समस्या ए है तो आपको ए का ही सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है ना, ये मतलब। ठीक है ना, तो बच्चे क्या होंगे यहाँ पे, सांदर्भिक यानी कि जो आपका प्रासंगिक अनुभव है, इस रूप में बच्चों को संलग्न करना है। ठीक है ना, इस रूप में बच्चे संलग्न हो ताकि वो समस्या सुलझाने का कौशल क्या हो, जो चीज मतलब बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, आप उस रूप में ही हो ना। अगर हम आपको क्या सीडीपी ही पढ़ा रहे हैं तो आप सीडीपी पे ही फोकस करें। अब आप यहाँ पे मैथ ना लाएं, इंग्लिश ना लाएं, ये मतलब है। तो हमारा जो सांदर्भिक है, अगर सीडीपी पढ़ाई जा रही है तो आप सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, सीडीपी के संदर्भ में आप बात कीजिए। अगर आप सीडीपी पढ़ाई जा रहे हो, अगर आप मैथ और इंग्लिश की बात करेंगे तो फिर कैसे आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। ठीक है ना, ये नहीं। तो वही चीज बताई गई है कि बच्चों को क्या है, अधिगम की प्रक्रिया में किस रूप में शामिल होना है, प्रासंगिक अनुभव के रूप में, यानी कि सांदर्भिक अनुभव के रूप में शामिल होना है। ठीक है ना, उस सिद्धांतकार का चयन करें जिसका सिद्धांत शिक्षण, संगठन और योजना अधिगम प्रणाली के संबंध में बताता है। हमें मतलब उस सिद्धांतकार के नाम बताना है। ठीक है ना, जिनके सिद्धांतों का जो उपयोग होता है वो शिक्षण में होता है। ठीक है ना, योजना अधिगम प्रणाली के रूप में भी किया जाता है। अब वो कौन से हैं, वो उनके नाम हम देख लेते हैं। ठीक है ना, ये है आपके डब्ल्यू कोलर है क्या, वो बी एफ स्किनर है, पावलाव है, ई एरिक्सन है। तो आपकी जो बी एफ स्किनर है वो आपका इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है बी एफ स्किनर, जैसे कि इन्होंने क्या है, पुनर्बलन के माध्यम से शिक्षण को क्या है, थोड़ा प्रोत्साहित किया है। बच्चों के जो कार्य है, बच्चों के कार्य को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना, आंशिक पुनर्बलन है, ठीक है ना, सकारात्मक पुनर्बलन है, इनका उपयोग किया जा रहा है शिक्षण प्रणाली में। ठीक है ना, इसलिए इनका जो आपका आंसर है वो बी एफ स्किनर है। डब्ल्यू कोलर आपके नैतिक विकास से इनका इतना ज्यादा रोल नहीं है। पावलाव जो है आपने अभी देखा ही आईपी पावलाव को, इन्होंने भी क्या है, व्यवहारवाद को क्या है, थोड़ा सा ज्यादा वो किया है। ठीक है ना, समर्थन दिया है। ई एरिक्सन आपके मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन्होंने अवस्थाओं को रिप्रेजेंट किया है कि इस अवस्था में बच्चा कैसे हो जाता है। ठीक है ना, ये मतलब। नेक्स्ट है आपका सृजनशील विशेषताएं हैं। जो बालक सृजनशील होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या फोटोग्राफिक की स्मृति होती है, उसकी भिन्न सोच होती है, अंतर्मुखी होती है, तीव्र अधिगम होता है। तो यहाँ पे सभी को पता है, जो सृजनशील होगा, क्रिएटिव होगा, उसमें क्या होगी विशेषताएं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की विशेषताएं होंगी। अब सारी होगी, यानी कि एक ही क्वेश्चन के क्या होंगे, एक ही समस्या के कई समाधान वो निकाल के ला सकता है। ये है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका, कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। ठीक है ना, किस तरीके की कक्षा में शामिल करना, विशिष्ट कक्षा में शामिल करना। विकलांग बच्चे हैं तो हमें उन्हें अब किस मतलब की कक्षा में शामिल करना, क्या विशिष्ट कक्षा में, क्या गतिशील विद्यालय की कक्षा में, क्या नियमित कक्षा में, और क्या आपका फ्लिप कक्षा में। तो सभी को पता है जो हमारा समावेशी शिक्षा है वो किस चीज को प्रोत्साहन दे रही है, कि सभी बच्चे क्या हो, एक साथ रहें, सभी बच्चे क्या हो, एक साथ पढ़ें। ठीक है ना, हमें अलगाव की भावना नहीं लाना, चाहे वो भले ही विकलांग क्यों ना हो। विकलांग हो, आपके असमर्थ हो, मानसिक रूप से हो सकते हैं विकलांग हो, वो शारीरिक रूप से हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, नियमित रूप से क्या है, नियमित कक्षाओं में हमें उनको शामिल करना है। और अगर उनकी आवश्यकताएं हैं तो हम वहां पे उनकी क्या है, स्पेसिफाई जो भी नीड है वो उनको क्या करें, प्रोवाइड करा दें। ठीक है ना, पर रखना उनको क्या है, नियमित कक्षाओं में है। ठीक है ना, समावेशी शिक्षा का ही मानना है ये। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में विकास चरण जो 1 से 3 वर्ष तक का होता है वह है। ठीक है ना, तो इनके आपके जो सिद्धांत है, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक जो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना, इसमें जो 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे आते हैं वो आते हैं स्वायत्ता बनाम शर्म के। ठीक है ना, स्वायत्ता क्या कहलाती है, जब बच्चे अपने सारे काम खुद से कर सके, नहाना, उठना, बैठना, खाना, ठीक है ना, ये सारी चीजें करना अगर वो खुद से सीख जाते हैं तो वो स्वायत्ता कहलाती है। ठीक है ना,
जब क्या होती है शर्म की भावना, जब इन्हीं चीज़ों में क्या होता है, अगर वो कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें क्या होते हैं डांट देते हैं, तो उनमें क्या होता है शर्म या शक की भावना आ जाती है कि शायद मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे पेरेंट्स ने डांटा हुआ है। तो ये क्या है, ये जो एज होती है 1 से 3 साल के बीच के बच्चे होते हैं, इनमें स्वायत्ता बनाम शर्म की भावना आ जाती है। ठीक है ना, इस तरीके के आपके ये क्या है 10 क्वेश्चंस क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू टू ऑल।